कल ललित मोदी और सुषमा स्वराज जी वाले मामले में कई नए खुलासे हुए हैं। एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में ललित मोदी ने कई नाम का रहस्योद्घाटन किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से इस पूरे घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार के खेल में उनके बहुत सारे मददगार रहे हैं। उन्होंने वसुंधरा राजे जी का नाम लिया। वसुंधरा राजे जी साफ तौर पे इनकार कर रही थी कि उन्होंने कोई सिग्नेचर नहीं किया है विटनेस के तौर पे, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके सिग्नेचर से किया हुआ कागजात उनके पास है। उन्होंने राजीव शुक्ला जी का भी नाम लिया। ललित मोदी ने शरद पवार का भी नाम लिया, प्रफुल्ल पटेल का भी नाम लिया। सुषमा स्वराज जी से उन्होंने 30 साल पुराने रिश्ते बताया कि 30 साल से उनके पति उनके वकील हैं, सुषमा स्वराज जी की बेटी उनकी वकील हैं। और ये सब बताते हुए वो एक राजशाही अंदाज में दिख रहे थे। कोई चिंता नहीं हिंदुस्तान के किसी नियम के कानून की, कोई चिंता नहीं उनको ईडी की कार्रवाई की, कोई चिंता नहीं उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुई है, कोई चिंता नहीं है उन्होंने आईपीएल में हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। आराम से वो ऐश की ज़िंदगी बिता रहे हैं और वो कह भी रहे हैं कि हम एक ऐश की ज़िंदगी बिता रहे हैं, यही हमारा तरीका है। तो ऐसे व्यक्ति की मानवता के आधार पे किन किन भाजपा के मानवतावादियों ने मदद की है, अगर इसकी गहनता से जांच होगी तो बहुत सारे तथ्य आपके सामने आएंगे। कुछ जानकारी राघव चड्ढा जी ने पूरे इस मामले में इकट्ठा की है, वो आपके सामने बिंदुवार रखना चाहेंगे, उसके बाद और आगे बात हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 4-5 दिनों से ये सारी चर्चा चल रही है कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता एक कानून के भगोड़े की मदद करने में लगे हुए हैं। उसे राहत का सामान, उसको किस प्रकार से वो भारत के कानूनों के शिकंजे में ना फंसे, इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। और इसी प्रकार से ललित मोदी जी ने भी भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को कई प्रकार के फेवर्स दिए हैं। तो जो ये ब्लेटेंट क्विट प्रो को हुआ है नेताओं के और ललित मोदी जी के बीच में, ये सबके समक्ष आता जा रहा है धीरे धीरे करके। इसी के चलते जो आज एक अंग्रेज़ी अखबार में खबर भी छपी और जो मामला दिल्ली हाई कोर्ट में भी 2 साल से पेंडिंग था, उसकी कुछ जानकारी आपके समक्ष आई है। उसमें और भी कई नई चीज़ें हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। ये सब तो आप सब जानते ही हैं कि जब वसुंधरा राजे जी 2003 से 2008 राजस्थान की मुख्यमंत्री थीं, तब किस प्रकार से ललित मोदी जी को डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर माना जाता था और रामबाग पैलेस की प्रेसिडेंशियल स्वीट से वो ऑपरेट करते थे और तमाम इन्वेस्टमेंट डील्स, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के हिस्सेदारी उनको मिला करती थी और किस प्रकार से राजस्थान सरकार का भ्रष्टाचार वो संभाला करते थे, ये जग जाहिर है, सबको पता है। उसी के चलते आज ये सामने आया कि वसुंधरा राजे जी की बेटे की जो कंपनी है उसमें लगभग 11 करोड़ रुपए ललित मोदी जी की कंपनी ने डाले, 11 करोड़ 63 लाख रुपीस टू बी प्रिसाइज। अब ये पूरा मामला क्या है? 3 कंपनियां हैं इसके अंदर। पहली कंपनी है नियंत हेरिटेज होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो है वसुंधरा राजे जी के बेटे और बहू की कंपनी। दूसरी कंपनी है आनंदा हेरिटेज होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो है ललित मोदी जी की कंपनी। और तीसरी कंपनी है विल्टन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जो है मॉरिशस में बनी हुई एक कंपनी। मॉरिशस में बनी हुई कंपनी ने, जिसके शेयर होल्डर्स की जानकारी नहीं है, जिसके डायरेक्टर्स कौन है उसकी जानकारी नहीं है, और आप सब जानते हैं कैसे मॉरिशस से पैसा घूमकर आता है, राउंड ट्रिपिंग करी जाती है। मॉरिशस की कंपनी सबसे पहले ललित मोदी जी की कंपनी में पैसा ट्रांसफर करती है, शेयर एप्लीकेशन मनी लगभग 10 करोड़ रुपए। वो पैसे फोरफीट कर लेती है वो कंपनी और कभी शेयर एप्लीकेशन अलॉट ही नहीं होते हैं। उसके बाद मॉरिशस की कंपनी फिर ललित मोदी जी की कंपनी को लगभग 21 करोड़ रुपए ट्रांसफर करती है, जिसके लिए उनको कुछ इक्विटी शेयर्स भी दिए जाते हैं। यह पैसा मॉरिशस से ललित मोदी जी की कंपनी में आता है, लगभग 31-32 करोड़ के आसपास। ललित मोदी जी की कंपनी इस पैसे में से कुछ पैसा वसुंधरा राजे जी के जो बेटे की कंपनी है उसमें ट्रांसफर कर देते हैं।
पहला पैसा वो बेचते हैं 3,80,00,000 रुपए अनसिक्योर्ड लोन। अब ये अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है, क्या इसके अंदर इंटरेस्ट कुछ है, कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी है, क्या है, इस प्रकार की कोई जानकारी उनकी बैलेंस शीट में भी उपलब्ध नहीं है। और जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हवाले से आज जो खबर छपी अखबार में उसमें भी स्पष्ट है कि अनसिक्योर्ड लोन है, कुछ इंटरेस्ट नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। तो किस आधार पर इतना बड़ा लोन ललित मोदी जी की कंपनी वसुंधरा राजे जी के बेटे की कंपनियों को दे रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, और जो सेकेंड ट्रांजैक्शन रहा, 395 शेयर्स जो 10 रुपए की फेस वैल्यू के शेयर हैं, उसे 96,190 रुपीज प्रति शेयर के हिसाब से ललित मोदी जी की कंपनी खरीद लेती है। वसुंधरा राजे जी के बेटे की कंपनी के शेयर ललित मोदी जी की कंपनी 96,180 रुपीज के प्रीमियम पे खरीद लेती है। अब इस कंपनी 10 रुपए के फेस वैल्यू के शेयर को इतने महंगे दाम पे, अब इसका क्या आधार है, कैसे पैसा रूट हो रहा है, काला धन हिंदुस्तान से कैसा जाता है, मॉरिशस से राउंड ट्रिप होकर कैसे आता है कंपनियों से, और कैसा नेताओं की कंपनियों में लगते हैं पैसा, ये स्पष्ट हो गया। तो जो मोदी जी बात कर रहे थे कि काला धन लाएंगे, ये काला धन तो आना शुरू हो गया है, पर जिस प्रकार से आ रहा है ये सब आप देख रहे हैं कि केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कंपनियों में ये काला धन लग रहा है। इसके साथ साथ एक चीज और स्पष्ट हो जाती है कि जो वसुंधरा राजे जी के बेटे की कंपनी है, ये भी एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस नहीं हैं। आज मैं आपको एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की कंपनी डिटेल्स, ROC डिटेल से दिखाता हूँ कि 2009-10 फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न और बैलेंस शीट से लेकर आज तक इस कंपनी ने कभी कोई एनुअल रिटर्न और ROC फाइल ही नहीं करा। तो ये किस प्रकार की कंपनी है जो डिफॉल्टर है 2009-10 फाइनेंशियल ईयर से, और आज तक एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करी, अपनी ROC में कुछ फाइलिंग नहीं करी। इस कंपनी के अंदर ललित मोदी जी पैसा भेज रहे हैं, वो पैसा मॉरिशस से आ रहा है। तो ये जो सारा क्विड प्रो क्वो का मामला है, ये आपके समक्ष भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि कैसा चल रहा है। इसी के साथ साथ आप सब जानते हैं कि वसुंधरा राजे जी ने जिस प्रकार से फॉरेन अथॉरिटीज़, यूके अथॉरिटीज़ के सामने डिपोज करा और ये कहा कि भाई मैं ललित मोदी जी के लिए डिपोजिशन देती हूं, परंतु मेरी जो आइडेंटिटी है उसे गुप्त रखा जाए, एक बहुत ही सरप्शियस मैनर में, क्लैंडस्टाइन मैनर में अपनी आइडेंटिटी भारत सरकार की अथॉरिटी से छुपाते हुए और एफिडेविट में लिखते हुए कि भारत सरकार को मेरी आइडेंटिटी की जानकारी कि मैंने डिपोजिशन दी, ये बात ना बताई जाए, इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। ये तो सीधा सीधा, ये क्राइम और अबेटमेंट टू क्राइम भी नहीं है, ये तो सीधा सीधा राज्यद्रोह का मामला है। दिस इज अ मैटर ऑफ सेडिशन एंड ट्रीजन। इसके साथ साथ सुषमा स्वराज जी का जो मामला आया सामने, उसमें कई चीजें सामने आई, उसमें हम एक एक करके उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको एक यूट्यूब की एक क्लिप दिखा दे जो बीजेपी ने खुद ही अपलोड करी थी, जो सुषमा स्वराज जी ने IPL के मामले में संसद में कहा था। सुन लीजिए। समूचे विपक्ष की तरफ से मामला जब उठाया गया और नैतिकता के आधार पर एक राज्य मंत्री का इस्तीफा हो गया तो लगता था मामला थम जाएगा, लेकिन अब तो सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री शक के घेरे में आ रहे हैं। गंभीर से गंभीर आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। पद के दुरुपयोग का आरोप है, किडनैप लेने का आरोप है, प्रेस तक डाइवर्ट करने का आरोप मंत्रियों पर लगा है। जिस मंत्री ने इस्तीफा दिया उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्पष्टीकरण में यह मांग की कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। नेता सदन ने विपक्ष की मांग का जवाब देते हुए सदन के भीतर खड़े होकर के कहा कि हम जांच करने को तैयार हैं,
बस अब ये भाषण देखकर तो ऐसा लगता है कि ये भाषण 2015 के लिए बनाया गया है। वही बातें, वही स्केलेटन्स निकल कर आ रहे हैं, वही क्विड प्रो को के मामले सामने आ रहे हैं, वही आईपीएल से जुड़े ललित मोदी जी और वही सुषमा स्वराज जी। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि जो दोहरे मापदंड भारतीय जनता पार्टी अपना रही है और जिस प्रकार की नैतिकता और भ्रष्टाचार विरोधी वादे वे करते रहते थे, आज वो उनका जो खोखलापन है वो सामने आ गया है। इसके साथ साथ मैं 2-3 चीज़ें और जोड़ दूँ। एक अजीब सी फुटबॉल खेली जा रही है। वित्त मंत्री कहते हैं कि जो ललित मोदी जी का पासपोर्ट को वापस दे दिया गया और हाई कोर्ट ने ललित मोदी जी के फेवर में डिसीजन दे दिया गया, उस ऑर्डर को चैलेंज करने की सुप्रीम कोर्ट में जो अथॉरिटी है वे विदेश मंत्रालय के पास है। पासपोर्ट अथॉरिटी विदेश मंत्रालय के पास है। विदेश मंत्रालय कहता है कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है। तो अभी यही नहीं समझ में आ रहा और भारत सरकार ये नहीं समझ पा रही कि कौन सी वो अथॉरिटी है जो इस हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के जो जजमेंट है इसको चैलेंज करेगी। लगता है उनकी नीयत ही नहीं है चैलेंज करने की। दूसरी चीज़, कल वित्त मंत्री के बयान से एक और चीज़ साफ हो गई कि ये जो पूरा मामला है, जिस प्रकार से सुषमा स्वराज जी ने ललित मोदी एक कानून के भगोड़े जो फेमा एक्ट के अंदर वायलेशंस के पाए गए हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, कंपनी लॉ, मैच फिक्सिंग, इलीगल बेटिंग, स्पॉट फिक्सिंग, तमाम संगीन अपराध, सीरियस इकोनॉमिक ऑफेंसेस के अक्यूज्ड हैं, उनकी मदद करने के लिए जो कार्य करे वे यूनिलैटरली करे, एक तरफा अपने हिसाब से करे, जिसमें फॉरेन सेक्रेटरी को दरकिनार कर दिया गया, तमाम मंत्रिमंडल को दरकिनार कर दिया गया, वित्त मंत्रालय, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, किसी से किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं ली गई। तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो मोदी सरकार में चल रहा है, इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहिए। और मैं एक आखिरी चीज़ बस जोड़ूंगा, उसके बाद आपको दूंगा। देखिए, भारत में इस समय कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कानून नहीं है और हमारी ये सदैव से मांग रही है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कानून बनाया जाए, परंतु यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन 2002 जिसका सिग्नेटरी भारत भी है, वे साफ तौर पर यह कहता है कि फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म और क्लाइंटलिज्म भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। और उसमें ये स्पष्ट है कि किस प्रकार से आप यदि अपने परिवार वालों को, अपनी बेटी को, पति को और बेटे को इस प्रकार के फायदे पहुंचाते हैं और अपने ऑफिस का मिसयूज करते हैं, वे सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार को अपनी आंखें खोलनी चाहिए और वसुंधरा राजे जी, सुषमा स्वराज जी, दोनों का इस्तीफा तुरंत कराना चाहिए। तो जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ये नारा देते थे चुनाव के पहले कि बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, 2 दिन से वो मानवता के नाम पे और एक महिला की सहायता की गई इस नाम पे लगातार झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी वालों से और मोदी जी की सरकार से कि क्या इस देश की संसद ने कोई नया कानून पास कर दिया है कि कोई व्यक्ति अगर आर्थिक भ्रष्टाचार में जुड़ा हो, कोई व्यक्ति आरोपों में जेल में बंद हो, तो उसके लिए सरकार के लोग, अगर उसके परिवार का कोई सदस्य बीमार है तो उसको इलाज कराने की छूट दी जाएगी? क्योंकि हिंदुस्तान की जेलों में भी बहुत सारे आरोपी बंद हैं जिनके ऊपर मामले चल रहे हैं, उनके परिवार के भी लोग, कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई टीबी से पीड़ित है, किसी का किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, उनको इलाज करने के लिए भी छोड़ दीजिए। कल को बहुत सारे ऐसे आरोपी हैं जो भगोड़े हैं, जिनके ऊपर तमाम तरह के मामले चल रहे हैं, वो भी आपसे यही मांग करेंगे। तो कृपा करके इस प्रकार की झूठी दलील नहीं देनी चाहिए। और जो बात ये कल से कही जा रही है कि इसमें कांग्रेस के मंत्री शामिल थे, एनसीपी के लोग शामिल थे, भाई 1 साल से आपकी सरकार आ चुकी है इस देश में। पता नहीं भाजपा वालों को ये मालूम है कि नहीं मालूम है। इस देश में मोदी जी की शक्तिशाली सरकार चल रही है 1 साल से। इस देश में मोदी जी की वो सरकार चल रही है जिसने भ्रष्टाचार को खत्म करने का संकल्प लिया था, जिसने काला धन हिंदुस्तान में लाने का संकल्प लिया था। किसने आपके हाथ पकड़ रखे हैं? किसने वित्त मंत्री जी के हाथ पकड़ रखे हैं? किसने विदेश मंत्री जी के हाथ पकड़ रखे हैं? मोदी जी के हाथ पकड़ रखे हैं। इसमें चाहे कांग्रेस के लोग शामिल रहे हों, चाहे एनसीपी के लोग शामिल रहे हों, चाहे आपकी खुद की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल रहे हों, जो भी लोग शामिल रहे हों ललित मोदी के इस घपले और घोटाले में, उनको सबको गिरफ्तार करके उनको जेल में डालिए। और जो ललित मोदी का पूरा मामला है उनको हिंदुस्तान में कैसे लाके उन पे कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से राजशाही अंदाज में कल वो अपना इंटरव्यू दे रहे थे,
वो हिंदुस्तान के कानून का माखौल उड़ा रहे थे, उसकी धज्जियां उड़ा रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम हिंदुस्तान के कानून को कुछ भी नहीं समझते, अपने तरीके से ज़िंदगी जिएंगे। तो इस पे शर्म आनी चाहिए एनडीए की सरकार को और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी को, वसुंधरा राजे जी को तत्काल अपने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि एमसीडी के कर्मचारियों से संबंधित जितनी भी मांगे थी वो सरकार ने अब पूरी कर दी है। बावजूद इसके कि जो पैसा एमसीडी को देना था, एमसीडी को कर्मचारियों को वेतन देना था, जब उन्होंने इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि कर्मचारी सड़क पे उतरें, तो दिल्ली सरकार ने ही अपने पास से बजट रिलीज़ करके उनकी मांगें पूरी कर दी हैं। जहाँ तक वादे करने और वादे पूरे करने की बात है, मुझे लगता है हिंदुस्तान के अंदर पहली सरकार है आज़ादी के बाद जिसने 100 दिन में अपने घोषणा पत्र के इतने वादों को पूरा किया है। हमने बिजली का दाम आधा किया, हमने पानी मुफ्त किया, हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में सिक्योरिटी गार्ड के लिए 7,000 बसों में सिक्योरिटी गार्ड के लिए आदेश कर दिया। हमने बच्चों की शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए का लोन बगैर गारंटी के उनको दिया जाए, इस बात की योजना शुरू कर दी। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की, शिक्षा सेवाएं बेहतर की, जितना काम हो पा रहा है दिन रात सरकार कर रही है। इसलिए राहुल गांधी साहब को ये याद रखना चाहिए कि अगर उन्होंने अपने वादे पूरे किए होते, देश की जनता से किए गए वादों को कांग्रेस ने पूरा किया होता, तो शायद उनको ये दशा न देखनी पड़ती जो आज उनकी पार्टी की हुई है। तो वो अपने पार्टी के बारे में याद करें और अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप लगाने का कोई फायदा नहीं। आज आपकी पार्टी के नेता आशुतोष जी सुबह से लगातार कई ट्वीट कर चुके हैं। उन्होंने एक ट्वीट में ये भी लिखा है कि सुषमा स्वराज की खबर दबाने के लिए एक एडिटर ने कहा कि हमारे पर काफी दबाव है। उसके बाद में उनसे लगातार कोशिश की गई बात करने की, लगातार हम लोग फोन भी कर रहे हैं लेकिन वो फोन से जवाब नहीं दे रहे। तो आखिर वो कौन से एडिटर हैं जिनके बारे में वो लगातार वो ट्वीट कर रहे हैं? और अगर जो है ऐसी जो है वो 21 MLA वाली खबर आ रही है उसको लेकर के वो बार बार कह रहे हैं, तो आखिर अपना पक्ष क्यों नहीं रखना चाह रहे? और वो कौन से एडिटर है, नाम भी बोल देते हैं सबके सामने। नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आप भी मीडिया में हैं, बहुत सी खबरें आप बताते हैं, बहुत सी खबरों को आप हमसे जानते हैं। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपके नाम का हम रहस्य उद्घाटन करें, लेकिन ये बात सच है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरह से इस पूरे मामले को, और पहले भी ऐसा करती रही है, कोई नई चीज़ नहीं, आप स्वीकार करें ना करें, खबरों को दबाने के लिए, खबरों को अपने ढंग से प्रसारित कराने के लिए वो दबाव बनाते रहें। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको एक एक नाम बताया जाए। जहाँ तक 21 विधायकों की बात आप कर रहे हैं, आप बताइए कि टाइमिंग क्या है इसका, जब पूरे देश में सुषमा स्वराज का, वसुंधरा राजे का, ललित मोदी का, एनडीए सरकार से जुड़े हुए लोगों का मामला चर्चा में है, उसी समय एक ऐसी खबर प्रचारित की जा रही है जिसका कोई कागजात नहीं है, जिसका कोई प्रमाण ही नहीं है। क्या खबर चल रही है? चार्जशीट दाखिल कर सकती है, माने दाखिल भी किया है कि नहीं किया है इसके बारे में ना आपके पास कोई सबूत और प्रमाण है, ना बस्सी साहब इसको ऑन कैमरा कह रहे हैं, ना हमको कोई इस प्रकार की नोटिस मिली है। लेकिन खबर क्या चल रही है? चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मोदी जी की पुलिस पर मुझे तो फिलहाल कोई आश्चर्य नहीं होता कि उन्होंने 21 लोगों के खिलाफ तैयारी की है चार्जशीट की। अगर वो 67 के खिलाफ भी करें, 167 के खिलाफ करें, आम आदमी पार्टी के 1067 लोगों के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल करने का प्रयास और कोशिश करें, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की पुलिस है। ये फर्जी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट लोगों की पुलिस है जिन्होंने मोदी और अमित शाह ने मिलकर गुजरात के अंदर फर्जी इनकाउंटर कराए। मैं बस्सी साहब को सिर्फ इतना विनम्रतापूर्वक याद दिलाना चाहता हूँ, हमेशा मोदी राज नहीं रहेगा, कभी कानून का भी राज आएगा। तो आप मोदी राज में कानून का उल्लंघन ना करें, क्योंकि मोदी राज में जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है वो लोग जेल की हवा खा रहे हैं। आप जाके देख लीजिए क्या हालत है पुलिस वालों की, बड़े बड़े अधिकारियों की गुजरात के अंदर, बड़े बड़े IAS अधिकारियों की गुजरात के अंदर, वो सब जेल की हवा खा रहे हैं। इसलिए
कानून के मुताबिक, नियम के मुताबिक जो भी मामला हमारे विरुद्ध बनता है उस पर कार्रवाई कीजिए। अतिरिक्त तत्परता, अतिरिक्त उत्साह और अतिरिक्त तेजी दिखाकर अगर आप अपने मोदी साहब के सच्चे सिपाही बनने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे लगता है फिर खाकी वर्दी उतार के खादी की वर्दी पहन लेना चाहिए बस्सी साहब को। एक सेकंड। ये मोदी सरकार के माननीय मंत्रियों का कागज है। ये कागज आपको भी मिल जाएगा, एडीआर के वेबसाइट पे पड़ा है, निकाल लीजिए। ठीक है, 31%, 31% मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं। उमा भारती, रमाशंकर कठेरिया, ऐसे ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर हत्या के प्रयास के मामले चल रहे हैं। ये मामले कब उजागर होंगे? स्मृति ईरानी, रमाशंकर कठेरिया पे कार्रवाई कब होगी? निहाल चंद जिस पे बलात्कार का आरोप है, कार्रवाई कब होगी? गिरिराज सिंह जिसने हिंदुस्तान के लोगों को पाकिस्तान भेजने की बात कही, उस पर कार्रवाई कब होगी? निरंजना ज्योति पे कार्रवाई कब होगी? ये देश ये जानना चाहता है। दंगा फैलाने वाले लोग, नफरत फैलाने वाले लोग जो आज मोदी के मंत्रिमंडल में बैठे हैं, उन पे कार्रवाई कब होगी? साक्षी महाराज, आदित्यनाथ, येदुरप्पा, बाबू बुखेरिया, पुरुषोत्तम सोलंकी, इन पे कार्रवाई कब होगी? सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पूरे देश में ये माहौल बनाने की कोशिश मोदी जी की पुलिस और मोदी जी ये कर रहे हैं कि सारे अपराधी हिंदुस्तान के आम आदमी पार्टी में आ गए। हमारे 21 विधायक ऐसे हो गए जिनके कारण पूरे देश में आतंक की स्थिति पैदा हो गई। ऐसा ना करें। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, कानून के मुताबिक काम करें। इस देश में जो कानून है, जो नियम है, जो संविधान है, उसके मुताबिक काम करें। और अगर कानून में सच्ची आस्था है तो बस्सी साहब से मैं निवेदन करूंगा, हमारे 21 लोगों को और ये 30% क्रिमिनल चार्जेज में जो लोग हैं, इन सारे मंत्रियों को गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल के अंदर भेजें, अगर कानून में आस्था है तो। और अगर राजनीति करनी है तो खाकी वर्दी उतार के खादी वर्दी पहन लें, क्योंकि खाकी वर्दी का हम सम्मान करते हैं, पुलिस की वर्दी का हम सम्मान करते हैं। और इसी पुलिस की वर्दी का सम्मान करते हुए दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली का पुलिस अगर अपनी ड्यूटी पर शहीद हो, इसके लिए 1 करोड़ रुपए के मुआवजा राशि की घोषणा की है। हम दिल्ली के पुलिस के वर्दी का सम्मान करते हैं और बस्सी साहब को ये कहना चाहते हैं, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से कायराना हरकत करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी जिसको गिरफ्तार करना होगा, एक फ़ोन पे सूचना देना। कम से कम मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूँ, अपने लिए, कभी मेरे लिए अगर मुकदमा दर्ज करना तो आप एक फ़ोन कर देना, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में होऊंगा, आके गिरफ्तारी दे दूंगा। लेकिन ये रोज़ बदर घुड़की सुना सुना के, इससे बहुत अजीब सी स्थिति हो रही है कि दिल्ली पुलिस की क्या हालत कर दी है मोदी जी ने। मोदी जी और अमित शाह की पुलिस ने दिल्ली में कानून के प्रति लोगों का विश्वास खत्म करा दिया है। यहाँ मोदी का राज चल रहा है, गुंडागर्दी का राज चल रहा है, पुलिस का राज नहीं चल रहा है, यहाँ पर कानून का राज नहीं चल रहा है। आप पूछ लो ना भाई। हो गया ना? नहीं, मैं नहीं, छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, आपकी बात का मैंने पूरा जवाब दे दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि इन 30% अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? क्या ये विनम्र सवाल पूछना अपराध है? क्या हत्या के प्रयास के आरोपी रमाशंकर कठेरिया, उमा भारती को विशेष प्रावधान, उनके खिलाफ जो 307 का मुकदमा लिखा गया है, बस्सी साहब कह रहे हैं नहीं, वो तो रामायण की श्लोक है। और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो 1,86,000 करोड़ के घोटाले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने प्रदर्शन किया, मनीष सिसोदिया ने प्रदर्शन किया, 2G के घोटाले के खिलाफ जो इन लोगों ने प्रदर्शन कर लिया, उस पे मुकदमा अगर लिख दिया गया तो कह रहे नहीं नहीं साहब, आप तो सबसे बड़े आतंकवादी हैं। ऐसा कानून तो नहीं हो सकता ना, कानून तो एक जैसा ही होगा। नहीं, आप तोमर को कहां लेके आ रहे हैं? मैं तो कह, जो बात क्या कर रहा हूं, आप बात क्या कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं 307 का अपराध, 307 का अपराध भाई साहब, अगर रमाशंकर कठेरिया पर और उमा भारती पर है, हत्या के प्रयास का, ठीक है, उन्होंने खुद डिक्लेयर किया, हमने नहीं डिक्लेयर किया। पाकिस्तान भेज रहे थे हिंदुस्तान वालों को गिरिराज सिंह, उनको मंत्रिमंडल में रखने का अधिकार है क्या? उनकी गिरफ्तारी कब होगी? स्मृति ईरानी पे गिरफ्तारी कब होगी? रमाशंकर कठेरिया की गिरफ्तारी कब होगी? यही तो पूछ रहे हैं। बलात्कार के आरोपी निहाल चंद की गिरफ्तारी कब होगी? आप आम आदमी पार्टी को सॉफ्ट टारगेट बना के अगर डराने की,
धमकाने की, कायराना हरकत करने की कोशिश करोगे तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आज मोदी का राज है, कल कानून का भी राज आएगा। संजय जी, जो सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे जी का इस्तीफा आपने मांगा है, क्या इस्तीफे से काम चल जाएगा, या जिस तरह सुषमा जी बोल रही थी जेपीसी होनी चाहिए, इसमें कोई जांच भी होनी चाहिए? काफी सारे लोगों का नाम ललित मोदी ने जो इंटरव्यू जो दिया उसमें उन्होंने काफी सारे नेताओं का नाम लिया है, क्या इसकी एक बड़ी जांच होनी चाहिए कि कौन कौन से नेता आईपीएल में और ललित मोदी के साथ मिले हुए? नहीं, निश्चित रूप से जो वित्त राज्य मंत्री हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया है पार्लियामेंट के अंदर कि लगभग 2000 करोड़ से ऊपर का ये मामला है आईपीएल का। इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं और ये 2000 करोड़ रुपए का घपला और घोटाला, और हो सकता है कि और भी बड़ा मामला निकल के आए। अगर इसकी गहनता से जांच होगी तभी तो सच आएगा सामने। अगर इसके लिए कोई उच्च स्तरीय जांच समिति या एसआईटी गठन करके इस पे पूरी कार्रवाई होगी तभी तो सच सामने आएगा। लेकिन अगर पूरी सरकार ये कहने में कोशिश करेगी कि नहीं नहीं साहब, हम तो मानवता के आधार पे उनकी मदद कर रहे थे, 1 साल से सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों नहीं की, इसका कोई जवाब नहीं इनके पास। काला धन का कारोबार सीधे सीधे चल रहा है, आईपीएल के जरिए चल रहा था, ये पूरी जानकारी खुद वित्त मंत्री जी को है, क्योंकि जब आईपीएल से बाहर किए गए थे ललित मोदी, उसकी अध्यक्षता स्वयं अरुण जेटली जी ने की थी। अरुण जेटली गवर्निंग काउंसिल के मेंबर थे उस समय ललित मोदी के साथ, उनको पूरा मामला मालूम है। तो एक व्यक्ति जिसको पूरा मामला मालूम है कि आईपीएल में क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ और विपक्ष में रहते हुए बहुत सशक्त आवाज उस व्यक्ति ने उठाई, आज कौन सा कारण है कि पिछले 1 साल से वित्त मंत्री जी इस पूरे मसले पर खामोश हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? ईडी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही। That this is just the tip of the iceberg. Only two instances have come to notice, have come to light. One is the quid pro quo and the facilitation that the Honorable Minister of External Affairs provides to Mr. Lalit Modi, who is an absconder, who is a fugitive from law. And on the other hand, Ms. Vasundhara Raje and her family is having, illicit sweet deals with Mr. Lalit Modi, and thereby they have been giving a lot of favors, including secret deposition in front of the UK authorities. So this entire matter is very, very serious. It is facilitating an absconder, a fugitive from law, and going against the Indian laws. So therefore, immediately the Aam Aadmi Party demands that these two ministers either resign or be sacked by the Prime Minister and the Bharatiya Janata Party, and simultaneously a empowered investigation committee should be formed and preferably monitored by the Honorable Supreme Court, so that the entire matter and various politicians whose names are now showing up can be, their roles can be identified, and whoever is found to be indulging in any act of crime or corruption is brought to book. When is the decision